स्वागत है आपका जेडू में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास। देखेंगे कि जैव विकास क्या है और वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मतभेद दिए हैं, सब देखेंगे। तो जैव विकास बायोलॉजी का एक शाखा है जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति और उनके पीढ़ियों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसी हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्या होता है, किसी जीव की उत्पत्ति या कह सकते हैं कि जो उनके पूर्वज होते हैं उनका अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो उनमें जो समय समय पे जो परिवर्तन है उसी का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। जैव विकास समझने का एक और तरीका है, आइए देखते हैं। एक शुक्राणु हो गया और एक अंडाणु, इसे शुक्राणु मान लेते हैं और इसे अंडाणु। तो क्या होता है, ये दोनों कोशिका हैं और कोशिका में पाए जाते हैं केंद्रक, और केंद्रक में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु में जब निषेचन होता है तो बनता है युग्मनज, और युग्मनज से बनता है भ्रूण, और भ्रूण से बनता है संतान। यानी शुक्राणु का डीएनए और अंडाणु का डीएनए जब निषेचन करता है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से संतान बनता है। और डीएनए में रहता है जीन, जिसके माध्यम से माता पिता का गुण संतान में चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता यानी किसी भी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, और जब ये अंडाणु या शुक्राणु बनेंगे तो इसकी आधा हो जाएगी क्रोमोसोम की संख्या, यानी 23 शुक्राणु में हो जाएंगी और 23 अंडाणु में हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अब 23 शुक्राणु की क्रोमोसोम की संख्या और अंडाणु की क्रोमोसोम की संख्या 23, और जब निषेचन करके जब संतान 46 होता है तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। और जब यही 46 ना होकर 45 या कह सकते हैं कि 47 हो जा रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं विभिन्नताएं पाई जाती है माता पिता के बच्चों में। अगर जो कह सकते हैं कि यही विभिन्नताएं पीढ़ी बाई पीढ़ी बदलती चली जा रही है तो ये एक किस्म के जाति को नए प्रजाति में बदल देते हैं। तो इसी पीढ़ी बाई पीढ़ी जो परिवर्तन हुआ है इसी का अध्ययन किया जाता है और इसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। तो देखेंगे लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद देखते हैं, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेबी लैमार। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक में अपने विचार को प्रकाशित किए थे और उस पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। इन्होंने कहा था कि जीवधारियों के रहन सहन और वृद्धि पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग कम या ज़्यादा हो जाता है। जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इनके कहने का मतलब ये था कि हर एक क्षेत्र में वातावरण अलग अलग होता है और वातावरण के हिसाब से वहाँ के जो जीव होते थे वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने अंगों का उपयोग करते थे। यानी जिन अंगों का उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे वो अंग ज़्यादा विकसित हो जाता था, और जिन अंगों का उपयोग वो नहीं करते थे वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाता था। तो इन्होंने जिराफ पर शोधन किया था तो पता लगा कि जो पहले के पूर्वज जो जिराफ होते थे तो उनका गर्दन छोटी होती थी। वो पेड़ों की टहनियों को पाने के लिए अपने गर्दन को ज़्यादा ऊपर उठाते थे, खींचते थे, और धीरे धीरे पीढ़ी पीढ़ी बाई ऐसे बढ़ती चली गई और वर्तमान में जिराफ की ऊंचाई इतनी है गर्दन की। और फिर इन्होंने एक और शोधन किया सांप पर, तो देखा कि सांप जो होते थे पहले सांप के पैर होते थे और उसकी लंबाई छोटी होती थी, लेकिन उनको बिल में घुसने के लिए और खरों में ज़्यादा खरपात में ज़्यादा चलने के लिए उसकी लंबाई बढ़ गई ज़्यादा और उस अपने पैरों को इस्तेमाल नहीं वो लोग किए, इसलिए यही कारण उनका पैर लुप्त हो गए। तो इनके सिद्धांत जो थे, जो इन्होंने अपने पुस्तक में सिद्धांत दिए थे, तो इसमें भी वैज्ञानिकों ने कमियां निकाल दी। जिसमें सबसे पहली कमियां निकाली भारत में जो जिराफ पे अपना शोधन किए थे तो भारत ने उसको
उसमें कमियां निकाल दी। भारत ने कहा कि हमारे यहाँ सदियों से नाक और कान छेदे जाते हैं महिलाओं को, जबकि आज तक वंशागत नहीं हुआ। भारत का कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ महिलाओं का कान सदियों से नाक और कान दोनों छेदे जाते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उसका प्रयोग हमेशा किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ कि उसका नाक और कान दोनों छेदाए मिले। जबकि दूसरा जो सांपों पे इन्होंने शोधन किया था, तो दूसरा जो वैज्ञानिक जर्मन के थे, बीजमान नाम था, इन्होंने अपने प्रयोग से नवजात चूहे की पूंछ काट दी और फिर उसकी जो जैव विकास के संदर्भ में दूसरा जो सिद्धांत था उसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। ये अंग्रेज के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये लंदन में चिड़ियाघर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक में प्रकाशित किया था और उस पुस्तक का नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा प्राणियों का उद्भव। विश्व भर में भ्रमण करके इन्होंने एक जटिल समस्या का समाधान निकाला कि जीवों की विकास कैसे हुई। तो जीवों के विकास के पीछे कुछ कारण थे जो मैंने मुख्य दर्शाए हैं। अधिक संतान उत्पत्ति, पहला जो है अधिक संतान उत्पत्ति। अधिक संतान उत्पत्ति अर्थात जिन जातियों में अधिक संतान उत्पत्ति होते हैं उनमें से कुछ संतानें नष्ट हो जाती हैं, कुछ ही संतान जीवित रह पाते हैं। जैसे कुत्ते और बिल्ली के बच्चे जो होते हैं, एक साल में 6-7 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुल ही जीवित हो जाए। कुल ही जीवित हो जाएंगे तो पृथ्वी के ज़्यादा ही हिस्सा ये लोग ढक लेंगे। यही कारण है कि कुछ संतान नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ ही संतान जीवित हो पाते हैं। इन्हें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन लोगों में संग्राम छिड़ जाता है। तो इन लोगों के जो संघर्ष होता है 3 स्तर पे लड़ना पड़ती है लड़ाइयाँ। एक होती है अपने ही जात के लोगों से लड़ना, और दूसरी होती है विभिन्न प्रकार के जातियों से लड़ाई लड़ना, और तीसरी होती है अपने ही वातावरण से लड़ना। तो इन तीनों से लड़ना पड़ता है। जो इनमें जीत गया वही उसी का जीवन संभव होता है। तीसरा आनुवांशिक विभिन्नताएं। आनुवांशिक विभिन्नताएं अर्थात जो आनुवांशिक जो विभिन्नताएं होती है उनमें कुछ उपयोगी होती हैं, कुछ अनुपयोगी होती हैं। जो उपयोगी होती हैं वही जीवित रहते हैं, जो अनुपयोगी होती है वो मर जाते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है हम उसे उत्परिवर्तनवाद के नाम से जानते हैं। इन्होंने हॉलैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक हैं, यही उत्परिवर्तनवाद के प्रतिपादक हैं। इन्होंने एक पौधा देखा, इवनिंग नाम था उस पौधे का। उस पौधे से देखा कि अचानक एक अलग पौधा निकलना चालू हो गया जो बिल्कुल अन्य पौधों से भिन्न था। तो इन्होंने परिवर्तन को अपरिवर्तनवाद में की संज्ञा दे दी और बताया कि अगर जो किसी भी जीव में एक ही पीढ़ी में विभिन्नताएं हो जा रही है तो उसे हम उत्परिवर्तनवाद की संज्ञा देंगे और उसी को हम उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। किसी भी जीव में एक ही पीढ़ी में परिवर्तन हो जा रहा है तो हम उसे उत्परिवर्तनवाद की संज्ञा देते हैं।